सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी ने शहर का मंजर ही जैसे बदल कर रख दिया है। 11 रोज तक इसराइली जंगी तैयारे गजा की शहरी आबादी को निशाना बनाते रहे। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 11 रोज तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में मजमूई तौर पर खवातीन और बच्चों समेत तकरीबन 240 से ज्यादा फलस्तीनी अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 1300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। 2 हफ्ते पहले मामला उस वक्त कशीदा हुआ था जब यहूदी आबादकारों ने मशरकी यरूशलेम में शेख जरा के इलाके से मुतादिद फलस्तीनी खानदानों को बेदखल करना शुरू किया था। गुज़िश्ता रात अक़वाम मुत्तहिदा, मिस्र और कतर की सालिसी से इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर का मुआहिदा किया गया, लेकिन इस सीज़ फायर के मुआहिदे को हुए अभी 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इसराइली फौज ने एक बार फिर आज मस्जिद अल अक्सा से मुल्का सहन में दोबारा फलस्तीनियों पर आंसू गैस की शेयरिंग की, रबड़ की गोलियां बरसाईं। और यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब मस्जिद अल अक्सा में हजारों नमाज जुमा के बाद जंग बंदी पर खुशी मना रहे थे। सालों से जारी इसराइली नाकाबंदियों और फजाई हमलों के बाइस गजा की पट्टी की मईशत इंतहाई खराब हो चुकी है। गजा में सेहत और तालीम जैसे मसाइल का सामना है, जबकि पानी, बिजली और अद्वियात की हमेशा यहां कमी रहती है। ऐसा नहीं है कि इसराइल के हालिया हमले पहली दफा हो रहे हैं। इससे पहले भी इसराइली फौजी कई फलस्तीनियों को, बल्कि हजारों फलस्तीनियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बना चुके हैं। दिसंबर 2008 में इसराइली फौज ने एक ऑपरेशन का आगाज किया था। उस ऑपरेशन के दौरान इसराइल की जानिब से किए गए हमलों में सिर्फ 22 रोज में 1300 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया गया, जबकि जवाबी हमलों में 13 इसराइली भी मारे गए थे। इसराइल ने नवंबर 2012 में फलस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस शुरू किया और सिर्फ 8 रोज में और इस ऑपरेशन के दौरान इसराइली हमलों से 170 के करीब फलस्तीनियों को शहीद किया गया, जबकि हमास के हमलों में 6 इसराइली भी मारे गए। फिर जुलाई 2014 के शुरू में इसराइली फौज ने अस्करियत पसंदों के जेर इस्तेमाल रॉकेटों और सरहद पार सुरंगों को तबाह करने के लिए एक और ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन का जब आगाज किया गया तो यह 50 दिन तक जारी रहा और इस लड़ाई के दौरान 2251 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। 2014 के बाद से अब तक बाकायदगी से इसराइल के तशद्दुद का यह सिलसिला जारी है और फलस्तीन में जानी और माली नुकसान के बाद मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी दरखास्तों पर यह खत्म हो, कुछ ही अरसे के बाद इसका दोबारा आगाज कर दिया जाता है। अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 4000 के करीब गुज़िश्ता 13 साल में फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। अब यह सिलसिला कहाँ रुकेगा? सीज़ फायर मुआहिदे की इसराइल ने खिलाफ वर्जी कर दी है। अब आगे क्या किया जा सकता है इसराइल के खिलाफ और कौन कर सकता है, इसी पूरी सूरत पर बात करते हैं। शाहिद अमीन साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल टाइट एजाज अमान साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, अब ये 12 घंटे भी नहीं हुए थे सीज़ फायर मुआहिदा हुआ, अभी तो मस्जिद अल अक्सा में खुशियां मनाई जा रही थी। फलस्तीनियों ने सुख का सांस भी सही तौर पर नहीं लिया था, एक बार फिर उन पर हमला हो गया। अब अक़वाम मुत्तहिदा क्या करे, दुनिया क्या करे, मुस्लिम ममालिक क्या करें, किसका क्या किरदार होना चाहिए अभी सूरत हाल में? जनरल साहब जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो आपने कहा ना अक़वाम मुत्तहिदा क्या करे या दुनिया क्या करे, जो कर सकते हैं वो करना नहीं चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा ही है वो फोरम है जहाँ से दुनिया में मजलूम अक़वाम को या मजलूम माइनॉरिटीज़ को या जहाँ जहाँ तनाज़ात हैं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं इंटरस्टेट, उनके हल के तलाश के लिए ही ये अदारा वजूद में आया था। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली वीटो पावर का एक ऐसा नासूर दाखिल कर दिया गया जो अपने पॉलिटिकल अज़ाइम और स्ट्रेटेजिक अज़ाइम को आगे बढ़ावा देने के लिए वो उन मुल्कों की जायज़ और नाजायज़ इमदाद पर उतर आते हैं और वीटो का इस्तेमाल करके इस अदारे को उन्होंने सिर्फ एक टॉक शॉप बनाकर रख दिया है। कोई भी हतमी फैसला ये अदारा लेने की पोजीशन में नहीं है। जब तक अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है या जब तक इक्वली बिफिटिंग मिलिट्री पावर उसका जवाब तलाश नहीं करती, जिसके इम्कानात नामुमकिन हैं बल्कि नापैद हैं मिडल ईस्ट में, क्योंकि उन्होंने अपना कोई राइवल छोड़ा ही नहीं है, तो उस वक्त तक अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टीनियंस इनके रहमो करम पर ही रहेंगे। दुनिया में या स्टेट क्राफ्ट में या जियो पॉलिटिक्स में मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्टेट्स अपना मफाद देखती हैं और उन मफाद की पादाश में इंटर स्टेट रिलेशंस कायम होते हैं और यही वजह है
कि आज तक यूएन रेजोल्यूशन, दर्जनों यूएन रेजोल्यूशन बन चुके हैं। ओरिजिनल 1947 का जो डिसीजन था 2 स्टेट के क़याम का, उस पर भी आज तक यूनाइटेड नेशन अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है। बल्कि अब तो जिसे डील ऑफ द सेंचुरी कहते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो यरूशलेम को ही मुतनाज़ बना दिया, उसको कैपिटल डिक्लेयर करके, और बहुत सारे मुसलमान ममालिक ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जबकि ओरिजिनल सोल्यूशन के मुताबिक ये एक इंटरनेशनल सिटी होना था जहां ज्यूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम वो सब के सब जा सकें और अपनी इबादत कर सकें और इंटरनेशनल सिटी में रह सकें। अब उसका भी तनाज़ा एक मजीद इजाफा कर दिया गया है एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट के अंदर। तो मुझे नजर नहीं आता कि इसका हल बहुत जल्द होगा, क्योंकि मुसलमान जो इसको सराउंड करते हैं, उसमें सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, ये तमाम ममालिक जो हैं कमज़ोर हैं बशमूल इजिप्ट, और वो मिलिटरीली अपना डिसीजन न एनफोर्स कर सकते हैं, न उनमें आपस में इत्तेहाद है कि पैलेस्टीनियंस की मदद पर वो यक आवाज़ होकर अपनी आवाज़ उठाएं। तो ये ही प्रैक्टिस है कि हर साल 2 साल बाद 10 से 12 दिनों की एक एयर कैंपेन इजराइल शुरू करता है, तबाही फैलाता है, सीज फायर हो जाता है, और नेक्स्ट इशू के लिए फिर हालात सिमर करना शुरू कर देते हैं। जनरल साहब, जाहिर है ये जो कुछ नुकसान होता है फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर होती है, ये भी मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन शाहिद अमीन साहब, जब जिम्मेदारी, जनरल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा वापस आता हूँ। शाहिद अमीन साहब, जब सीज फायर 2 मुल्कों के दरमियान, 2 फरीकों के दरमियान होता है, जाहिर है वो रजामंदी के बाद होता है, दोनों फरीक उस पर रजामंद होते हैं। फिर जो इसको तोड़ता है, इसकी खिलाफ वर्जी करता है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है सिफारती सतह पर? शाहिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलें शाहिद साहब की तरफ दोबारा मैं जाता हूँ जरा। अब जनरल साहब, ये जो नुकसान हुआ, ये जानी नुकसान हुआ, इसमें सैकड़ों फ़लस्तीनी मर गए, हज़ारों ज़ख्मी हो गए, इमलाक का तो आप करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया, वहाँ बिल्डिंग्स को, इमलाक को गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया। अब ये इस नुकसान की जिम्मेदारी फिर आप क्या समझते हैं किस पर आती है? किसको इसका कसूरवार और ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है? और क्या ये नुकसान, इसको क्या जंगी जराइम के ज़ुमरे में हम कह सकते हैं कि जंगी जराइम हुए हैं और फिर इसके चार्जेस लगाए जा सकते हैं इसराइल पर? देखिए, दुनिया में ताकतवर का कानून ही हमेशा नाफिज होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए इस पर कौन चार्जेस लगाएगा? जब अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो अपनी तरफ से ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े वॉरियर अपने आप को कहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को उठा के देख लें तो उन्होंने कहा इजराइल अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। तो उन्होंने पहले ही उसको एक वीटो पावर होने की हैसियत से एक क्लीन चिट दे दी है कि इजराइल ने जो कुछ किया सेल्फ डिफेंस में किया। अब कमजोर पार्टी का मौकफ कौन उनसे मनवा सकता है? न इजराइल मानेगा, न अमेरिका मानेगा। और जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन हैं जिनमें इनको वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम में या गोलान हाइट्स के ऊपर जो इनको नई आबादियां बनाने से रोकता है, उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। तो यूनाइटेड नेशन कोई प्यूनिटिव एक्शन पैलेस्टाइन इजराइल के खिलाफ नहीं ले सकता। उसकी वजह जो पहले मैंने बताई थी कि इसको मगरबी मुल्कों की शय है, फिर वीटो पावर उसके पीछे खड़ी है। निकी हेली ने जस्ट लास्ट वीक वीटो एक्सरसाइज किया। तो ये इस वीटो पावर की वजह से जनरल असेंबली को रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं, और सिक्योरिटी काउंसिल तो कर ही नहीं सकती इस वीटो की वजह से। तो लिहाजा कोई ताकतवर अदारा ऐसा मौजूद नहीं है जो मुनसिफ का किरदार अदा कर सके। कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। मजलूम है, पैलेस्टीनियंस कमजोर हैं और कमजोर ही रहेंगे जब तक अरब ममालिक, आपने कहा ना सफारती ताल्लुकात का जी, देखें बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है अगर 57 अरब कंट्रीज इजराइल के साथ अपना सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें, अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लें, तो इंटरनेशनली बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन ये एक ख्वाब है जिसकी ताबीर कभी नहीं होगी बावजूद, क्योंकि अरब हुक्मरान अपने अंदर बहुत सारी कमजोरियां रखते हैं, अपने मुल्कों के अंदर बहुत सारी कमजोरियां रखते हैं। ऑयल रिच होने के बावजूद उन्होंने ऑयल डॉलर्स के एवज बेचने के लिए अपने ज़खायर को गिरवी रख दिया अमेरिका के आगे। अब वो उसके खिलाफ भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो जब इतनी कमजोर हुक्मरान हों तो कोई यूनाइटेड फ्रंट पेश नहीं हो सकता, और जब तक यूनाइटेड फ्रंट पेश नहीं होगा मुस्लिम की तरफ से, इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कुव्वतें भी इसकी पजीराई नहीं करती। ठीक है जी, शाहिद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी?
चलें, गालिबन शाहिद साहब को अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। तो जनरल साहब, सीज़ फायर मुआहिदा जब होता है दो फरीकों के दरमियान, तो इसकी अहमियत क्या होती है और फिर इसकी क्या गारंटी होती है कि ये दोनों में से कोई मुल्क इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? चूँकि अगर जिस तरह इसराइल ने 12 घंटे गुजरने से पहले एक बार फिर ये बर्बरियत और जुल्म दोबारा शुरू कर दिया, उसकी खिलाफ वर्जी की, तो ये सिर्फ उन दोनों मुल्कों की अपनी स्वाबदीद पर होता है कि वो कब तक इसको फॉलो करेंगे? कोई इस पर पाबंदी लागू नहीं होती? देखिए, दो तरह के होते हैं सीज फायर। एक होता है इंटरनेशनल इंटरवेंशन की वजह से, यूएन की या किसी सालिस की इंटरवेंशन की वजह से होता है, और एक होता है कि अगर एक मुल्क समझता है जिसका पलड़ा भारी है कि मैंने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाहता था वो मैंने कर लिए हैं, तो वो खुद ब खुद यूनिलैटरल सीज फायर भी कर देता है कि मैंने जो सजा देनी थी दे दी है, अब आइंदा मत करना। ये ताकतवर का प्रेरोगेटिव और प्रिविलेज है। मैं नहीं समझता कि किसी मुल्कों ने बैठकर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मुआहदा कराया है जिसके दोनों सिग्नेटरीज हैं, जिसकी दोनों की कंडीशंस रखी गई हो, दोनों की तरफ से कोई डायलॉग हुआ हो। ये तो एक बोल्ट फ्रॉम द हेवन हुआ है कि जी रात को अचानक, अभी कल स्टेटमेंट दे रहे थे नेतन्याहू कि हम अपने अज़ाइम की तकमील तक अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे, एंड ऑल ऑफ अ सडन रात को उन्होंने कह दिया जी हम सीज फायर कर रहे हैं। तो क्या वो रात को ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए हैं? नहीं, कोई प्रेशर आया है जहां से उन्होंने सीज फायर या हॉस्टिलिटीज रोक दी है, लेकिन इसका कोई गारंटर नहीं है, इसकी कोई जमानत है ही नहीं। लिहाजा ये फिर कोई एक बहाना, कोई एक वजह, कोई एक इंसिडेंट बनेगा और फिर इसी तरह का कुछ खुदा न खास्ता हमें यही मंजर देखने को मिलेगा चंद रोज के लिए, एक लिमिटेड ऑपरेशन, एक एयर कैंपेन। और देखिए इसमें होता क्या है जी? वो जितनी डेवलपमेंट हो रही है गाजा में, उसमें अब जिस तरीके से आपने बिल्डिंग्स को नीचे आते देखा, स्कूल, हॉस्पिटल, उनको वो निशाना बना देते हैं। अब एक एस्टिमेट आ रहा है कि जी तकरीबन $850 मिलियन का नुकसान हो गया, अबाउट $1 बिलियन। अब ये तमाम अरब कंट्रीज, डोनर्स ये ज़कात खैरात भेज देंगे, वो फिर तामीरात शुरू हो जाएंगी। पैलेस्टीनियन बेचारे इसी साइकिल पे रहेंगे। जो ही इनकी तामीर मुकम्मल होगी कोई और वजह बनेगी, फिर एक एयर कैंपेन होगी और फिर इनको तबाह कर दिया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुस्तकबिल करीब में जनरल साहब आपको इसका कोई ऐसा हल नजर आ नहीं रहा। शाहिद साहब, क्या ये मुस्तकिल हल, जनरल साहब मैं वापस आ रहा हूँ, शाहिद साहब को भी हम थोड़ा मौका देंगे, उनसे राब्ता बहाल हो गया। तो शाहिद साहब, ये मुस्तकबिल करीब में कोई मुस्तकिल हल आपकी नज़र में इसका है, या ये इसी तरह चलता रहेगा, हर 2-2.5 साल बाद इसराइल इसी तरह ये कार्रवाइयाँ शुरू करेगा, फिर सीज फायर होगा, अल्टीमेटली आखिर में नुकसान तो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन का जानी और माली हो रहा है? देखिए, पहले तो ये मुझे बड़ी खोरेजी हो रही थी और अक्सर लोगों का ख्याल था, टीवी चैनल में मैंने देखा मुस्तकिल ये गोया ये जंग बढ़ती रहेगी और अजीम जंग हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कई बार कि ये 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी। इसमें बीच बचाव करके खासतौर पर अमेरिका इजराइल पे प्रेशर डालेगा, मिस्र के इनके हमास के साथ कुछ ताल्लुकात हैं और भी अरब मुल्कों के, तो ये सब मिला के जंग को रोक देंगे, या लड़ाई को रोक, जंग तो निकल जाए, क्लैशेस को रोक देंगे। तो आपकी बात सही है कि ये तो पीरियोडिकली होते रहे हैं। 2014 में इससे कहीं ज्यादा बड़े लार्ज स्केल पे हुआ था जी। लेकिन हर 1 साल 2 साल के बाद कुछ ना कुछ वहाँ पे सिलसिला शुरू हो जाता है। तो देखिए उसमें 2,500 के करीब तकरीबन जाने गई थी। और तलब बात है कि भाई मसले का कोई देर पा हल निकालना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि आपने बैंड एड लगा के थोड़े दिनों के लिए क्लैशेस रोक दिए, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर दोबारा शुरू हो सकते हैं। जब तक कोई मुस्तकिल हल नहीं निकलेगा, और मुस्तकिल हल क्या है? 2 स्टेट सोल्यूशन, एक फलस्तीनी रियासत अलॉन्ग साइड इजराइल। सही है। तो अब शाहिद साहब, लेकिन उसको फिर मुमकिन कैसे बनाया जाएगा? ये 57 इस्लामी ममालिक चाहते यही हैं, लेकिन इसमें से बहुत सारे अमली तौर पर इस मकसद को पूरा करने के लिए साथ नहीं देते। सिफारती सतह पर यह मुमकिन है कि 57 के 57 ममालिक बाइकआउट कर दें इसराइल का और फिर उस पर एक मौसर प्रेशर डाला जा सके? ये ख्याली बात है, कोई बाइकआउट इस टाइप का नहीं होने वाला है। ऐसी चीजों की उम्मीद मत दिलाएं, इससे सिर्फ मायूसी होती है, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा। ये 57 मुल्क, तो 57 मुल्कों में आपको याद करना चाहिए कि बहुत सारे तो इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि वहाँ पे मौजूद हैं, लाइक युगांडा या गियाना, इस्लाम के 12 कई 50 इस्लामी मुल्क हैं। उनमें बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी बड़ी दौलत है, जैसे ऑयल एक्सपोर्टर सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे हैं, नाइजीरिया, सारे बड़े अहम, अल्जीरिया भी बहुत अहम मुल्क है। तो अगर इनके पास कोई ताकत है तो यही है कि अपना तेल की सप्लाई को खत्म करने की धमकी दे दें, जैसे कि किंग फैसल ने 1974 में बड़े कामयाब तौर पे ऑयल वेपन को इस्तेमाल किया था।
लेकिन मुझे तो इस वक्त भी वो नजर नहीं आते आसार। यूएई और बहरीन और जो है सूडान और मोरक्को ने तो पिछले दिनों ताल्लुकात बहाल किए हैं, और बाद लोग तो कहते हैं कि बगैर सऊदी अप्रूवल के यूएई और बहरीन ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते थे। तो कहाँ इत्तेहाद है? इसलिए अरबों से आप क्या तवक्को करेंगे? आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुल्क 57 मुल्क कुछ करें, मैं तो कहता हूँ कोई 21-22 जो अरब मुल्क है वो भी कुछ नहीं करने वाले। अच्छा। ये सिर्फ जबानी बातें करते हैं। इन्होंने इन इफेक्ट पैलेस्टीनियन कॉज को अबेंडन किया हुआ है। इट्स ओनली द पब्लिक ओपिनियन इन दीज कंट्रीज जिसकी वजह से हुकूमतें जो है एक किस्म की जबानी तौर पर हिमायत करते हैं। असल में करना चाहें तो कोई उनके पास मसल तो मौजूद है ना भाई। सबसे बड़ा तेल का मसला आपके पास मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल तो करके देखें, दुनिया हिल जाएगी। सही। और जनरल साहब, क्या कुछ एक मखसूस टाइम के लिए कुछ इस्लाम मुस्लिम ममालिक मिलकर जिनके आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, वो कोई मुश्तरका फ़ौज बनाकर फ़लस्तीन भेजने की तजवीज़ पर नहीं काम कर सकते कि फिर ये इस तरह की कार्रवाइयों को उस फौज के जरिए रोका जा सके? क्या ये काबिल अमल तजवीज़ हो सकती है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी मुल्क के अंदर अपनी फौज दाखिल करने के लिए जब तक उन दोनों मुल्कों की रजामंदी शामिल ना हो, कोई पीस कीपिंग, दुनिया में पीस कीपिंग जहां होती है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के तहत होती है और यूएन पीस कीपर्स जाते हैं, या फिर यूएन पीस कीपर्स के अलावा अगर कोई जाते हैं तो उसमें इजराइलीज की और पैलेस्टीनियन की रजामंदी शामिल होनी चाहिए। अब चूंकि इजराइल एक हावी साइड है, एक मिलिटरली बहुत सुपीरियर कुव्वत है, उनको कोई खतरा नहीं है, वो जब चाहे सजा दे देते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि कोई ऐसी पीस फोर्स आ जाए जो उनको इस एग्रेशन से रोक सके? तो इसके इम्कानात बिल्कुल नहीं हैं। कोई ममालिक ऐसी मुश्तरका फोर्स तैयार नहीं कर सकते, तैयार कर दें तो डिप्लॉय नहीं कर सकते जब तक यूनाइटेड नेशन की बैकिंग इसको हासिल ना हो। और वो ब्लू बैरेट का फॉर्मूला वही है, जब ताकतवर ममालिक, मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन अमेरिका चाहेगा कि इस मसले का हल तलाश करना है, उस दिन हल हो जाएगा। और वही 1947 वाला रेजोल्यूशन जो है, जिसके तहत 53% टेरिटरी दी गई थी इजराइलीज को और 47% मुस्लिम्स को दी गई थी, और इंटरनेशनल सिटी बन जाए जेरूशलम, अगर ये दोनों साइडों को मंजूर हो तो ये अमेरिका एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो इसकी सपोर्ट करके इसको इम्प्लीमेंट करवा सकता है। फोरम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही बनेगा। इसके अलावा न कोई फोरम है जो इसका हल तलाश कर सके, न कोई और फोरम है जो पीस कीपिंग फोर्स वहां भिजवा सके। तो ये तमाम ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, प्रैक्टिकल ऑप्शंस नहीं है। सही। और शायद साहब, फिर ये सीज फायर मुआहदे की इसका मतलब कि कोई अहमियत नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है कि कब तक ये अमन कायम रखने में मुआविन साबित हो सकते हैं। तो फिर किसी भी वक्त इसकी खिलाफ वर्जी की जा सकती है, और खिलाफ वर्जी करने वाले पर भी कोई पाबंदी लागू नहीं होती, कोई कानून लागू नहीं होता अगर वो ताकतवर है तो। अब देखिए, सीज फायर तो हो गया, सबसे बड़ी इससे पहले क्लैश 2014 में हुआ था, उसके बाद छोटे मोटे क्लैश हुए हैं। ये वाला जो प्रेजेंट वाला जो है, ये मुकाबलतन इसमें ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सीज फायर के बाद फौरन दोबारा शुरू हो सकता है, 3-4 साल गुजर जाए कुछ ना हो। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हॉट, जिसको कहते हैं हॉट वॉर नहीं हो रही, तो कोल्ड वॉर तो चलती रहेगी ना जी, जब तक कि आप फलस्तीन का हल ना निकालें। और मैं उस बारे में थोड़ा सा उम्मीद अफजा हूँ, क्योंकि 2 स्टेट सोल्यूशन तो इज देयर ऑन द रिकॉर्ड, जिसको इजराइल ने भी तस्लीम किया हुआ था। ये नेतन्याहू जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो उससे पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फॉर्मली इजराइल ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है 2 स्टेट सोल्यूशन को। और पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, उसके बाद जैसे फ्रांस ने सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत इस बात पे जोर दिया कि 2 स्टेट सोल्यूशन है, ब्रिटेन कहता है 2 स्टेट सोल्यूशन है, एक अमेरिका जो है वो भी इसको मानता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है, लेकिन अमली कदम नहीं उठा रहा है। आखिर में अमेरिका को फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये परमानेंट की किस्म की अनसर्टन सिचुएशन कायम रहेगी, क्लैशेज रहेंगे। और इस दफा मैं समझता हूँ एक अच्छी बात यह है कि सारी दुनिया में एहतजाज हुए हैं, इजराइल की बड़ी शदीद मजम्मत हुई है। अमेरिका में भी आपको इम्पोर्टेंट सेनेटर हैं अपने सेनेटर सैंडर्स, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है इजराइल को असलाह की फराहमी रोके। वो अब उन्हीं की पार्टी के, बाइडन की पार्टी की, बल्कि उनके मद्दे मुकाबल थे, आखिर में बाइडन कामयाब हुए थे। तो अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं, बात सही है। जैसे प्रेसिडेंट अनवर सादात इजिप्ट के कहा करते थे कि मशरिक़ वस्ता के मसले की चाबी अमेरिका के पास है, वही अरबों का टॉर्मेंटर है, उसी की वजह से अरबों को ये तकलीफें हैं।
और वही उसका सोल्यूशन निकाल सकता है, कोई और मुल्क नहीं निकाल सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ये होने चाहिए कि अमेरिका को किस तरीके से बावर कराया जाए कि आपकी ये पॉलिसी है। एक तो इससे मिडिल ईस्ट में मुस्तकिल एक लैक ऑफ पीस है, हर वक्त एक वॉर का खतरा रहता है। दूसरे सारी दुनिया में अमेरिका बदनाम हो रहा है। आप इजराइल की खातिर इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? और टू स्टेट सोल्यूशन में कोई इजराइल को नुकसान तो नहीं होगा, इजराइल कायम रहेगा, अपना उसकी स्ट्रांग पोजीशन तो कायम रहेगी। एक पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाती है जहां पे आजकल पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है जिसके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास है, उसी जगह को आप कहते हैं ये सॉवरन स्टेट है और बिल्कुल उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन हासिल है। और उसके ऊपर इजराइल ने जो बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं कि एयरपोर्ट भी इजराइल कंट्रोल करता है, एंट्री भी इजराइल कंट्रोल करता है, वो खुद मुख्तार रियासत में तो नहीं होगा ना। सोल्यूशन मौजूद है। पीएनए जहां पे इस वक्त हुकूमत कर रही है यानी कि वेस्ट बैंक और गाजा, उसको आप इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट तस्लीम करने तो इजराइल को भी अमन मिलेगा, फलस्तीनियों को भी अमन मिलेगा। अब सवाल तो ये ना कि सोल्यूशन मौजूद है, सब उसको मानते भी हैं, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो भी ये जानती हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन ही असल सोल्यूशन है, फिर इस पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? अब ये देखिए, बाज़ वक़्त चीजें जो है कुछ समझ नहीं आता। अब कश्मीर का मसला कहाँ हल हो रहा है, लेकिन इस सिलसिले में कोशिशें जारी रहनी चाहिए, हमें नाउम्मीद कभी नहीं होना चाहिए। एक देखिए, दुनिया ने बड़ी अजीब अजीब चीजें देखी हैं। वियतनाम की वॉर कामयाब हो गई, साउथ अफ्रीका में वाइट रजीम खत्म हो गई, बर्लिन वॉल गिर गई, सोवियत यूनियन खत्म हो गया। लोग कहते तो ऐसा हो ही नहीं सकता और सब कुछ हुआ। तो हमें तारीख से कम से कम ये अंदाजा होता है कि बाज इश्यूज ऐसे हैं जो बड़ा लंबा चलते हैं और एक उनका डेडलॉक होता है। इवेंचुअली दे विल सेटल डाउन। व्हाई? बिकॉज मेरा कहना यह कि खुद इजराइल के मफाद में यह है कि भाई एक आजाद तस्लीमी रियासत को तस्लीम कर लो, उसके बाद उसके साथ क्या कोई लंबी चौड़ी पीस ट्रीटी कर लो कि तुम हमारे खिलाफ जंग नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो उसके बाद इजराइल को देखिए मशरिक़ वस्ता में अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाने का मौका मिलता है। और जो दुश्मनियां हैं जिनसे यकीन है इजरायली आम शहरी तो परेशान होगा, चाहे नेतन्याहू परेशान ना हो, लेकिन आम इजरायली शहरी तो परेशान होगा कि आए दिन ही गोली चल मिसाइल आता है, हम मारे जाते हैं, दुनिया में हमको गालियां पड़ती हैं। ये किस किस्म का हमारा मुल्क है? मेरे ख्याल में खुद इजराइल में एट सम स्टेज एक पीस किया जो मूवमेंट है वो ज्यादा तकवीत पाएगा। सही। तो जनरल साहब, आपकी नज़र में फिर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या तजवीज़ होनी चाहिए? पाकिस्तान जैसे ममालिक, ज़ाहिर है दुनिया के कमज़ोर मईशत वाले ममालिक किस तरह से ये प्रेशर डेवलप कर सकते हैं? पाकिस्तान ने अपनी बढ़कर और जो किरदार अदा कर सकता था उससे कहीं बेहतर और आगे जाकर हमेशा बात की है कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए। OIC को भी मुतारिक किया, अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाकर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की। तो फिर अब इस टू स्टेट इम्प्लीमेंटेशन को कैसे मुमकिन बनाए ये तमाम ममालिक मिलकर? देखिए, जैसे अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे, फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो कह रहे हैं, बात वही है कि इसका टू स्टेट सोल्यूशन मौजूद है यूनाइटेड नेशन के डिसीजन के मुताबिक 1947 का। उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही लास्टिंग अमन के क़याम का एक जरिया है जिसको हो जाना चाहिए। उस पर दोनों ममालिक को यूनाइटेड नेशन के फोरम से रजामंद करवाया जा सकता है, फोर्स किया जा सकता है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको सरेंडर अरब ममालिक को खामोशी मत इख्तियार करें। अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा और ज़ाहिर है अमली तौर पर कुछ किए बगैर ये मामलात इसी तरह चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, जनरल ट्राइड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। देख लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तानी सियासत की बात करेंगे। हुकूमत की अपनी जमात में एक प्रेशर ग्रुप उठा, उसने अपने मुतालबात मनवाए, अब इसके मुल्की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वक्त कहाँ गायब हो गई है? पीपल्स पार्टी उससे अलहदा हुई थी, या पीपल्स पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? ईद के बाद पीपल्स पार्टी खामोश क्यों है? इन तमाम मामलात पर एक ब्रेक के बाद बात करें। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हमेशा ये कहते हैं कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। माफियाज का वो जिक्र भी करते हैं, आवाम को बताते हैं कि माफियाज उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और किसी को NRO नहीं देंगे। लेकिन उन्हीं के बनाए गए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आज जहांगीर तरीन के ग्रुप के तमाम मुतालबात मान लिए हैं और जहांगीर तरीन के नामजद करदा ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हुई, जिसमें उस्मान बुज़दार ने अरकान को ये तसल्ली करवाई कि उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। अब जो लोग कल तक पंजाब हुकूमत गिराने
आने की बातें कर रहे थे, पंजाब हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाइयां करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, कह रहे थे कि सूबाई हुकूमत उन पर दबाव डाल रही है और अलग ग्रुप बनाया है। उनका वज़ीर आला से मुलाकात के बाद मौक़िफ़ बिल्कुल ही बदल गया है। तरीन ग्रुप के सईद अकबर नवानी का ये कहना है कि अब वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में खुलकर बात हुई है, बजट भी डिस्कस किया गया, हम हुकूमत के साथ हैं और वज़ीर आला से जो बात हुई है उस पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। क्या कहा गया उनकी जानिब से, ज़रा सुनिए। की तरफ से ये दावत मिली, हमने बड़ी खुल के बात की, बजट भी हमने डिस्कस किया, हमने उसके ऊपर उनके साथ एतमाद किया और उन्होंने हमारे साथ पूरा वादा किया कि आपके इलाके के डेवलपमेंट और जो लोगों के मसाइल हैं हम हल करेंगे। यही हमारी गुजारिश थी जो उन्होंने मान दी। तो अब ये जहांगीर तरीन ग्रुप से हुकूमत के लिए ख़तरा कुछ कम हुआ तो शहबाज शरीफ भी अब कुछ मुतहरिक नज़र आए हैं और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की नाकामी के बाद अब शहबाज शरीफ ने पीडीएम को मुत्तहिद करने के लिए मैदान संभाल लिया है। अपोजिशन की तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अब उन्होंने अपोजिशन के तमाम पार्लिमानी लीडर्स को पीर के दिन इशाइये पर बुलाया है। शहबाज शरीफ की जानिब से नून लीग से नाराज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भी मदऊ किया। अब देखना है कि वो लोग इस इशाइये में शिरकत करते हैं या नहीं। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, इससे पहले कि ये पीपल्स पार्टी वाले और पीडीएम वाले मामले पर आए, लेकिन ये आज जहांगीर तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान जो कुछ हुआ, क्या हुकूमत ब्लैकमेल हो गई है इस ग्रुप से, आप क्या समझते हैं? देखिए मैं जो कहूंगा, मेरा तो अपोजिशन उनकी मुखालफ व्यू होगा। आप खुद इसका बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं। यह ग्रुप जब अपनी जमात के अंदर ग्रुप बना तो इन्होंने उससे पहले भी वजीर आजम साहब से मुलाकात की थी और इनके यही बयान आए थे कि हमारे वजीर आजम साहब से अच्छी बातें हो गई, उन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। और उन्होंने वहाँ पे एक सेनेटर साहब हैं, उनको भी लगा दिया जो उनका केसेस को देखने के लिए। लेकिन फिर आपने देखा कि चीज़ें ज़्यादा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई और ज़्यादा चीज़ें उबाल आ गए। जब भी एक दफ़ा लड़ाई हो जाती है तो फिर वापस नहीं हुआ करती। जब एक दफ़ा दूरियां हो जाती हैं तो आप इसको रिपेयर करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये बजट से पहले फिर एक दफ़ा चीज़ें बस्ट हो जाएंगी और अब ये घर चलने वाला नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि खान साहब का अपना भी पोल खुला कि उन्होंने वो कहते थे डेवलपमेंट फंड करप्शन का सबसे बड़ा सबब है, तो आज वो खुद करप्शन का सबब बन रहे हैं कि वो डेवलपमेंट फंड बांट रहे हैं, आज वो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, सारा कुछ। लेकिन इसका अब इनका चलना जो है इकट्ठे वो मुमकिन नहीं है। सही, लेकिन वैसे तो कायर साहब दोनों फरीक यकीन दिला रहे हैं कि अब बजट बड़ी आसानी से पास हो जाएगा और बजट तक ये मामला क्या होगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने मुझसे तजिया पूछा, मैं अपनी राय का इजहार कर दिया, मैं कोई इससे ज्यादा तो नहीं कह रहा। आप बाकी आपकी राय अपनी जगह मोतबर। सही, अब ये इस ग्रुप बनाने का कैसा मकसद क्या था? जहांगीर तरीन साहब का जो एहतसाब हो रहा था वो रुकवाने के लिए प्रेशर डालना था, ये आप समझते हैं? और वो जो एहतसाब हुकूमत कर रही है वो दुरुस्त एहतसाब हो रहा है? चूंकि इन लोगों को भी शहजाद अकबर साहब पर एहतसाब के निज़ाम पर एतराज़ नहीं था, एहतसाब करने वाले पर एतराज़ था। उन पे भी था जी, पंजाब हुकूमत पे भी था, इंतकामी कार्रवाइयों का भी था, सब कुछ था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, ये चीजें सेटल नहीं हुआ करती, और अगर सेटल होती हैं तो फिर एनआरओ और क्या होते हैं। तो जो कहता था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज वज़ीर आज़म साहब से यही सवाल है ना कि कौन क्या होते हैं और एनआरओ। कि आपने पहले जो एहतसाब के हमारे एडवाइजर हैं उनकी जगह पे एक और बंदे को, अपनी पार्टी के एक बंदे को लगाया ताकि वो सुपरवाइज करे उनकी इन्वेस्टिगेशन को। ये एनआरओ नहीं है। और आज आप अपनी जमात के लोगों को मिलके आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो उनको यकीन दहानियां करा रहे हैं, यही एनआरओ होते हैं और क्या होते हैं। तो कायर साहब, जिस तरह ये वफ्द ने मुलाकात की थी वज़ीर आज़म साहब से, जहांगीर तरीन साहब के, उस वक्त तो ज़ाहिर है ये दोनों तकरीबन आमने सामने आ गए थे। उसी तरह से आपकी जमात भी है, नून लीग भी है। कभी आप लोगों ने इस तरह वफ्द की सूरत में वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उनको बावर कराने की कोशिश की कि हमारे खिलाफ जो ये केसेस चल रहे हैं, जो भी आप लोग के एतराज़ात हैं, कि उनसे मुलाकात करें, उनके सामने रखें इस तरह से एतराज़ात? उनकी अपनी जमात के अंदर से ये ग्रुप आया था, वज़ीर आज़म साहब को मिला था। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने जब ये दोबारा ग्रुप मुतहरक हुआ तो इनके मुतालबात तो सामने हैं। वज़ीर आज़म साहब ने KPK के अंदर भी जो तकरीर की और उसके बाद एक और जगह पे भी जाके जब स्पीचेस की, तो उन स्पीचेस के नतीजे में उन्होंने क्या कहा, वहां पे उन्होंने यही कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मुझको ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ग्रुप प्रेशर ग्रुप बन गए हैं, ये मुझे कहते हैं मैं तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। अपोजिशन तो हुकूमत गिराने की बातें पहले ही कर रही थी, अब कौन कह रहा था जिसको वज़ीर आज़म साहब ये बातें कर रहे थे। तो जब वज़ीर आज़म साहब अपनी तकरीरों में उनको कह रहे हैं कि ये माफियाज हैं, ये
ब्लैकमेलर्स हैं, तो ये कितने दिन चलेंगे? ये वजीर आजम की बात नहीं चल सकी तो वजीर आला बेचारे की बात कौन सुन पाएगा? उस पर कितना दिन चलेंगे ये? सही। और कायद साहब, ईद के बाद हमने देखा पीपल्स पार्टी कुछ ज़रा खामोश हमें दिखाई दे रही थी इस पूरे मामले पर। क्या इंतज़ार आप लोग कर रहे थे कि हुकूमत का और इस ग्रुप का इस मामले का नतीजा क्या निकलता है? कोई इससे फ़ायदा अपोजिशन को हो सकता है? इस ग्रुप की बुनियाद पे पॉलिटिक्स तो नहीं हम कर रहे। हम ये कह रहे थे कि क्रैक्स बहुत बड़े बड़े ऑलरेडी हो गए हैं जमातों के अंदर, वो वाजे हो गया। हम कह रहे थे कि पंजाब की हुकूमत बड़ी आसानी से तब्दील हो सकती है। मुस्लिम लीग वाले साथी हमारे नहीं मान लेते तो अब तक वो फारग हो चुके होते। अगर वो मान लेते तो हम मरकजी हुकूमत भी फारग कर चुके होते और उसके नतीजे में रिफॉर्म्स हो जाती और रिफॉर्म्स के बाद नए इलेक्शन का डोल भी तभी डाला जा सकता था आसानी से। लेकिन हमारे दोस्त नहीं माने। ठीक है, इनकी मर्जी है। वैसे कह सब चलें, वो नहीं माने, वो वजह तो उन्हीं को पता होगी, लेकिन आपकी नज़र में क्या वजह है ऐसा? जो तहरीक जिस मकसद के लिए शुरू की गई थी, जब वो मकसद आपने उनको सामने ही दिखा दिया, उसका रास्ता भी दिखा दिया, फिर उस रास्ते पर चलने को तैयार क्यों नहीं है वो? शायद खाकान साहब और राना तनवीर साहब और जुबैर उमर साहब कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं, उनके बाकी लोग भी, कि हमें पंजाब हुकूमत हटाना सूट नहीं करता, पॉलिटिकली हमारे फायदे में नहीं है। वो पाकिस्तान के अवाम के या किसी असूल के तहत नहीं चल रहे। वो कहते हैं हमें पॉलिटिकली ये बात सूट नहीं करती, इसलिए हम उस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। ये बड़ी सिंपल वजह उन्होंने बयान कर दी है। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि 5 साल ये हुकूमत पूरा करे। उनके अपने सियासी एजेंडाज है, अपने एजेंडे के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो फिर कायर साहब एक तरफ ये बात भी कर रहे हैं वो, और फिर पीडीएम में भी शामिल हैं, पीडीएम में भी साथ साथ चल रहे हैं। फिर पीडीएम का मकसद तो इस हुकूमत को घर भेजना था, या तो वो पीडीएम से अलग हो जाएं या फिर अपने मौक़िफ़ तब्दील कर लें। देखिए वो तो वाज़ेह हो चुका जी। अब तो ये पीडीएम के सरबराह का फैसला है, वो देखे कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन उन्होंने तो बॉल आपके कोर्ट में कायर साहब फेंक दी कि अब पीपल्स पार्टी ही बताए कि उसने क्या करना है, पीडीएम के साथ चलना है नहीं चलना। पीपल्स पार्टी बता चुकी है कि पीडीएम के अंदर शायद खाकान अब्बासी साहब ने अपने इख्तियार से और असूल से इनहराफ करते हुए हमें जो शोकाज दिया था उसको हम मुस्तरद कर चुके हैं, और हमने मुतालबा रखा है कि वो हमसे माजरत करें, एएनपी को वापस लाएं, तो हम उनके साथ चल सकते हैं। हमारा तो बड़ा वाज़ेह तौर पे फैसला हो चुका है। और ज़ाहिर है कायर साहब, अगर ये आपका ये फैसला, आपका ये मुतालबा वो लोग नहीं मानते, जो कि फ़िलहाल तो मानने के मूड में दिखाई भी नहीं दे रहे, फिर नतीजा क्या निकलेगा? फिर ये पीडीएम आप और एएनपी अलग चलेंगे, अलग अपोजिशन करेंगे, और ये दीगर जो 7-8 जमातें हैं ये अलग अपोजिशन करेंगी मौलाना साहब की क़यादत में? हमने पहले दिन ये बात कही थी कि हम सिंगुलरली या कलेक्टिवली दोनों सूरतों में अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। एक सियासी जमात के तौर पे इस मुल्क के अंदर आईनी हुक्मरानी की बहाली के लिए, अवाम की सहूलतों के लिए, अवाम के ऊपर जो महंगाई का, बेरोजगारी का और एक गैर यकीनी की कैफियत तारी कर दी गई है, इस बहरानों से खात्मे का जो हमारी ड्यूटी है वो हम अदा करते रहेंगे। कलेक्टिवली चलते तो ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था, लेकिन पीपल्स पार्टी बहरहाल अपनी सियासी जिम्मेदारी पूरी करती है। और कायर साहब, तलखियाँ दूरियाँ उस वक्त पैदा हुई जब शहबाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है उस वक्त वो पाबंद सलासल थे, फिर वो उन्हें रिहाई मिली। उनके रिहा होने के बाद कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आ रही है? अब जैसे उन्होंने इशाइये पे तमाम लोगों को मदऊ किया है, तो बिलावल साहब या जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं। मैं उनकी कोशिशों से आगाह नहीं हूँ। उनकी हमारी क़यादत से अगर कोई बात हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है। और शहबाज साहब समझदार आदमी है, अगर वो सबको साथ लेके चलना चाहेंगे तो यकीनन बेहतरी का सामान पैदा हो जाएगा। सही। लेकिन फिर मौलाना साहब का जो बयानिया, शाहिद खाकान साहब का बयानिया, मरियम नवाज साहिबा का बयानिया, और अगर शहबाज साहब कुछ मुख्तलिफ बात करते हैं तो फिर ये अपोजिशन ये यकजा कैसे हो सकेगी मुख्तलिफ बयानियों के साथ? कर साहब देखिए फर्क नहीं होगा जी, सब एक पेज पे ही होंगे तो इकट्ठे होकर चलेंगे ना। सही। लेकिन फिर ज़ाहिर है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आप लोगों का इत्तेहाद तो ज़रूरी है बहरहाल मुस्तकबिल में, और अगर ये इत्तेहाद कायम नहीं रहा किसी भी वजह से तो फिर ये हुकूमत तो बड़ी फेवरेट हो जाएगी अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए। और फिर मैंने तो अर्ज किया कि मुस्लिम लीग की क़यादत तो वाज़ेह तौर पे एक नहीं बार बार मुतअद्दिद बार ये कह चुकी है कि हम इस हुकूमत को चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी करे, 5 साल पूरे करे, और वो कहते हैं कि हमें सूट नहीं करता पॉलिटिकली पंजाब हुकूमत या मरकजी हुकूमत को गिराना। वो तो कह चुके हैं, वो तो कोई किसी तजिए की जरूरत अब इसमें है नहीं। तो कैसे इसकी वजह क्या मुआशी बहरानी सूरत हाल है, मईशत इस वक्त उस हाल में है कि वो इसलिए पॉलिटिकली उन्हें सूट नहीं कर रहा, या कोई और वजह इस वक्त उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं है कि वो आ सकें? जबकि इस बारे में तो बातचीत हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट से उनकी सुलह हो गई, जुबैर साहब का बयान मौजूद है।
ये बात भी दुरुस्त है कि उनका बयान मौजूद है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत है नहीं, इसलिए मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा। जुबैर उमर साहब ने कहा, इसलिए उनकी बात माननी चाहिए। बाकी मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मेरे ख्याल में वो जो हमारा ख्याल हम जो बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारे दोस्त हुकूमत से लड़ते तो आज तक हुकूमत फारग हो गई होती, वो अपोजिशन से लड़ पड़े हैं, पता नहीं क्यों। ये तो इसका सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन खैर साहब, वो एतराज़ तो उन्हें ज़ाहिर था ना, जब आप नाश्ते पर वहाँ मौजूद थे और उधर गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करवा लिया गया, तो वहाँ से ये मामला ख़राब हुआ, पीपल्स पार्टी ने एतमाद में नहीं लिया। गिलानी साहब मेरे नाश्ते पे जाने से पहले गिलानी साहब और जो मुस्लिम लीग के दोस्त थे, ये अपने कागजात अपने साथ जिन लोगों को उन्होंने साइन कराए थे उनके नॉमिनेशन जमा करा चुके थे। सो ये नहीं हुआ था कि हमने कुछ चीट किया है, ये एक दिन पहले से फैसला था हमारे पास। हम भी उसके उम्मीदवार थे, वो भी उम्मीदवार थे, हमने कोई उनको चीट नहीं किया। अच्छा, और ओपनली उन्होंने अपने साइन कराए, हमने अपने साइन कराए। नून लीग की क़यादत को और पीडीएम की क़यादत को, मौलाना साहब को, मरियम नवाज साहिबा को इस बात का इल्म था कि गिलानी साहब सुबह और पीपल्स पार्टी ये करने जा रही है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ इल्म था बल्कि उन्हें ये भी इल्म था कि किन किन मेंबरान से हमने साइन कराए हैं। उनको ये भी इल्म था कि उन्होंने किस किस से कराए हैं, और ये 2-3 दिन पहले से था, और एक दिन पहले तो बड़ा वादे हो गया था। सबने अपने अपने नॉमिनेशन अपने अपने लोगों से साइन करा के वहां साइन करा के अपने फाइल जमा करानी होती है, हमायत का ऐलान कराना होता है उन मेंबरान से, जो सिग्नेचर्स की सूरत में होता है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। और वैसे भी पीपल्स पार्टी क्योंकि सेनेट के अंदर सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की, लिहाजा हमारा ही आना था, तो वो तय था पहले ही। तो कह साहब, इल्म में तो उनके था, लेकिन क्या वो इसके हक में भी थे? क्योंकि पीडीएम के इजलास में तो ये सीट नून लीग के हिस्से में डाली गई थी। नहीं, डाली नहीं गई थी, उनका तकाजा था और उनका अपना ख्याल ये था, लेकिन ऐसा फैसला कोई नहीं हुआ था। लेकिन उनको ये यकीनन अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उस पर बात करते रहे। अच्छा, लेकिन कैसा पोर्ट्रे उन्होंने ऐसी किया जैसे उनके इल्म में ये चीज़ नहीं थी, और पीडीएम के इजलास में ये ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। उनको इल्म था, मैं जिस तरह वजाहत कर रहा हूँ उनके इल्म में था, हमारे भी इल्म में था, उनके भी इल्म में था, और ये जानते हुए मैं जब वहां पहुंचा उससे पहले ये ऐलान हो चुका था। तो ये नहीं है कि मैं वहां बैठा हुआ था और वहां पीछे से कोई जैसे छुरा मार दिया गया, ऐसा कुछ नहीं, कुछ चीट नहीं किया। कैसा साहब, इस बात का आपको अंदाजा था कि जब हम ऐसा करेंगे, गिलानी साहब वहां नामजद हो जाएंगे, तो फिर ये पीडीएम में दरार की इब्तिदा हो जाएगी और नून लीग और पीडीएम की दीगर जमातें बहुत ज्यादा बुरा मान जाएंगी? नहीं था, हम समझते थे कि जो ट्रेडिशन है, जो प्रिंसिपल है कि जो जमात किसी ऐवान के अंदर अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात होती है, अपोजिशन की कई जमातें होती है, लेकिन जिसकी अददी नंबर बाकी जमातों से ज्यादा होता है सिंगल जमात का, उनका ये हक होता है, वही लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हैं। माजी में भी ऐसा रहा, हमारा ये ख्याल था कि इस प्रिंसिपल को लेकर चला जाएगा, लेकिन उन हमारे दोस्तों मुस्लिम लीग के दोस्तों का ख्याल मुख्तलिफ था, उनकी कोशिश रही, लेकिन हमें वो प्रिंसिपल कबूल नहीं था। और हमने ये भी कहा था कि गिलानी साहब का केस कोर्ट में चल रहा है, जब तक उस केस का फैसला नहीं होता उस वक्त तक कम से कम चंद महीने के लिए उनको कबूल कर ले। तो गिलानी साहब की सूरत में अपोजिशन अगर इकट्ठी होकर चलेगी तो उसका कद बढ़ेगा, उसका जोर बढ़ेगा, उसका तासर बढ़ेगा। और खैर साहब, इस पूरी सूरत हाल के बाद जिस तरह की जबान दोनों जानिब से इस्तेमाल की गई, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहा गया, मरियम नवाज साहिबा ने तो ये तक कह दिया कि आपने बाप के बाप से वोट लिए हैं, तो उसके बाद आप समझते हैं कि अब फिर सुलह हो सकती है दोनों जमातों में? मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर अभी भी नहीं पहुंचे या फिर अब पहुंच चुके हैं? देखिए, गुजारिश यह है कि पीपल्स पार्टी ने न किसी मामले में जल्दबाजी की है, न किसी मामले में तल्ख बयानी की है। हाँ, तल्खी हुई है, हाँ तनकीद हुई है, हाँ एतराज़ात हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ से आगाज नहीं हुआ। हमारी तरफ से ना तल्ख नवाई का आगाज हुआ, ना इल्जाम तराशी का एतराज हुआ, आगाज हुआ, ना हमने कोई ऐसा कोई और हरकत की। जवाबी सख्त जबान तो इस्तेमाल हुई है। जवाब दिए बिलावल साहब ने कहा कि लाहौर का वो खानदान है जो सिलेक्टेड है, एक ही खानदान है लाहौर में जो सिलेक्टेड। मैं कह रहा हूँ, जब मुझे कहा जाएगा कि सेलेक्टर्स ने सेलेक्टेड को फिक्र होना चाहिए कि एक और सेलेक्टेड तैयार हो गया है, तो फिर मुझे जवाब देने का तो हक होगा ना, फिर तलखी तो पड़ेगी। ये आगाज मैंने तो नहीं किया ना, इससे पहले एक ट्वीट आई थी ना, आपको वो भी याद करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी आगे क्या सोच रही है, और अगर नून लीग शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो नोटिस भेजा था उस पर वो माजरत करते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मुल्क की मईशत के बारे में बात करेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और एक अच्छी खबर आज ये आई है कि पाकिस्तान को अमेज़ॉन ने अपनी सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की जानिब से ये खुशखबरी सुनाई गई है कि इससे पहले कोई पाकिस्तानी सेलर के तौर पर रजिस्टर्ड अमेज़ॉन में नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान में ना सिर्फ बिजनेसमैन को बल्कि नौजवानों को, ख़वातीन को और किसी भी ऐसे शख्स को जो इस तरह ऑनलाइन कारोबार करना चाहता है उसके लिए वसी मौक़े मौजूद होंगे। तो पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की इकॉनमी में ये कितना बड़ा किरदार इस सिलसिले में अदा किया जा सकता है और इससे कितना फ़ायदा पाकिस्तान की ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को मिल सकता है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। साकिब अज़हर साहब कंपनी से हमारे साथ मौजूद हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। तो साकिब साहब, आज ये जो खबर सामने आई है अमेज़ॉन में पाकिस्तानी भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे, सबसे पहले तो ये इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको पहुँचेगा और इससे जो हमारे मुल्क में ज़र मुबादला आता है उस पर कितना असर पड़ सकता है? पहले तो इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं ज़रा वो आप वाज़ेह कीजिएगा। देखें जी, ये सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पर इस वक्त ऑलमोस्ट 6 करोड़ लोग शॉपिंग करने डेली आते हैं और डेली इस प्लेटफॉर्म में अमेज़ॉन की जो सेल है वो बिलियंस में, $4 बिलियन अ डे। तो ये वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर 105 मुल्क लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते थे एज अ सेलर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं था। अब पाकिस्तान आज 21 मई को ऑफिशियली अप्रूवल मिला, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की कंपनीज रजिस्टर्ड कर सकते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। और इससे फ़ायदा क्या होगा सबसे बड़ा, कि यहाँ के लोग अब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बिकॉज मॉडल क्या है कि आप यहाँ से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके दुनिया में अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाते हैं और उस वेयर हाउस में जब अमेज़ॉन के ऑर्डर्स प्लेस होते हैं तो अमेज़ॉन खुद से शिप करता है और जो ऑर्डर जब शिप होकर उसकी प्राइसेस जो भी आप सेट करते हैं वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, जो डॉलर्स की सूरत में आप पाकिस्तान लेकर आएंगे। तो होने क्या जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को और डॉलर्स को इंपोर्ट करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के बैंक्स में आएंगे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान। और साकिब साहब, अगर आसान और सादा अल्फाज में आप ये भी समझा सकें कि कंपनीज को रजिस्टर्ड कराने का प्रोसेस क्या होगा, ये जो लोग ये कंपनीज रजिस्टर करवाना चाहते हैं उन्हें किस प्रोसेस से गुजरना होगा? देखें, आप इंडिविजुअल भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, खुद कंपनी के बगैर भी हो सकते हैं। जब ये आज जैसे आज हुआ, आज हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंपनीज के बगैर भी रजिस्टर्ड किया। 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल। सो इंडिविजुअल में आप अपनी डिटेल्स देते हैं, बट रिकमेंडेशन यही होती है कि कंपनी रजिस्टर्ड करें। जैसे आप कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, अपनी फर्म रजिस्टर्ड करते हैं अपना बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान में, SCCP से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूज़ कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर बन सकते हैं। सो वो कंपनी की डिटेल्स के साथ पाकिस्तान का बैंक अकाउंट यूज़ करते हुए, पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड, मिज़ान बैंक है या जो भी बैंक है, उसका चार्ज मेथड यूज़ करते हुए आप अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हैं पाकिस्तान के एड्रेसेस के साथ, फ़ोन के साथ। ये सारी चीज़ें पहले हम 105 मुल्कों से आउटसोर्स करते थे जहाँ पे ये अप्रूव था। इस तरह से बहुत ही कम लोग पाकिस्तानी सेल कर पाते थे, लेकिन अब ये हर बंदा, इसको अपॉर्चुनिटी है। अब ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से उसको यूटिलाइज करता है और किस तरह से सीख कर इस प्लेटफॉर्म पर आता है। बिकॉज अब आप लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बनने जा रहे हैं। आप ये एज अ सेलर नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया को जब पता चलेगा कि पाकिस्तान से मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ये पाकिस्तानी सेलर है, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस भी आता है सेलर का, तो वहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वही होना चाहिए, ना कि आप कोई ऐसी चीज़ भेजने जो आप दिखाएं ना और ना आए। तो पाकिस्तानी सेलर का नाम तो ख़राब होगा, पाकिस्तान का नाम भी खराब। जी, लेकिन साकिब साहब, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है यहाँ अभी जितना ऑनलाइन कारोबार हो रहा है उसमें तो सबसे बुनियादी मसला ये है कि वो दिखाया कुछ जाता है, तस्वीर में ख़रीदार कुछ दिख रहा होता है, जब उसको प्रोडक्ट मिलती है तो वो काफ़ी तब्दील होती है। तो ये इस मसले पर भी तो काम करने की ज़रूरत है। अगर ये सिलसिला ये अमेज़ॉन में भी चलता रहा पाकिस्तानियों की जानिब से, तो फिर ये तो इसके साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी ख़राब होगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली वाई अमेज़ॉन इज़ द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट मार्केट प्लेस, जिसकी वैल्यू $1.7 ट्रिलियन है, $1.7 खरब जिसकी वैल्यू है। क्यों है? बिकॉज लोग एक तो इस पे ट्रस्ट इतना करते हैं, इसलिए इसकी बाइंग होती है, बिकॉज लोगों को पता है जो दिखाया जा रहा है वही आ रहा है। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।
तो अगर आपने कोई भी थोड़ी छोटी सी भी मिस्टेक की तो आपकी चलती चलाई दुकान बंद हो जाएगी। अब वो बंद तो हो जाएगी, साथ साथ पाकिस्तान का नाम भी ख़राब करते जाएंगे आप, और बाकी लोगों के लिए जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो भी ख़राब करेंगे। तो ये हम पूरे पाकिस्तान से जो इसमें सेल करना चाहता है, हमारी रिक्वेस्ट है उससे कि वो इसमें जो दिखाया जाए वही दे और इसमें क्वालिटी को मेंटेन रखे, ना कि हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल करें, क्योंकि ये ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। अगर किसी ना वजह से हम लोग कोई ऐसे काम करते जाते हैं तो गॉड फॉरबिड्स अमेज़न विल नॉट मेक एनी। और साकिब साहब, ज़ाहिर है आप चूँकि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, अब ये इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में कितना स्कोप है उन नौजवानों के लिए जो कि मुख्तलिफ इदारों से तालीम हासिल करके फ़ारिग होते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में फिर इसको एज सब्जेक्ट पढ़ाया भी नहीं जा रहा, इसकी कहीं कोई ऐसी ख़ास कोई डिग्री भी मौजूद नहीं है, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे ज़रूर हैं प्राइवेट जहाँ पर इसकी तालीम दी जा रही है, लेकिन इसको एज सब्जेक्ट क्यों फिर इतना इसको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान में एक साल में 4,75,000 लोग ग्रेजुएट होते हैं, और उसमें से पिछले साल रिपोर्ट थी HEC की कि 1.2% ऑफ द पीपल मैनेज टू गेट दी एम्प्लॉयमेंट 4,75,000 में से। इस दफ़ा तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खुले ही नहीं हैं, तो ये जो 4,75,000 या 5 लाख लोग हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं। तो ये यूथ के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे तो ही आप सेलिंग कर सकते हैं, आपने स्किल सीखना है। स्किल सीखने के बाद आपने उन लोगों से अटैच्ड होना है जिसके पास पैसे हैं, और आपने फिर दोनों ने एक साथ काम करना है। जैसे हमने इकोसिस्टम बनाया हुआ है, ग्रुप है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स के नाम से, जिसमें लाखों लोग इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो के इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसे हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो भी मौजूद हैं। तो ये जो हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं जो इस वक्त परेशान हैं, ये स्किल सीखें। स्किल सीखने के बाद अपनी सर्विसेज को ऑफर करें, एज अ बिजनेस प्लान पुट करें, मैन्युफैक्चरर्स को पुट करें, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैला दें। ये मौका है, लेकिन क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है, क्वांटिटी शुड नॉट बी द फोकस्ड। सो इसमें एक बहुत बड़ी होप नज़र आ रही है पाकिस्तान को कि एक बहुत बड़ा चेंज इंशाल्लाह, एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है, जिससे कह लें कि एक लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स से लेकर, एक्सपोर्टर से लेकर, यूथ से लेकर, इवन पैकेजिंग से लेकर एक एक चीज़ रिवाइव होने जा रही है, बिकॉज इसमें हज़ारों चीज़ें लिंक हैं। ये सिर्फ एक सेलर नहीं है, एक सेलर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब अज़हर साहब ई कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और मुल्क के तमाम नौजवानों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।